हेलो एवरीवन। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट द मीनिंग ऑफ थिंकिंग, सम डेफिनेशंस ऑफ थिंकिंग एंड नेचर ऑफ थिंकिंग। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल, विभिन्न प्रकार की चिंतन कौशलों के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के थिंकिंग स्किल जो है कौन कौन से हैं। नंबर 1 इज़ परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग, अर्थात मूर्त या प्रत्यक्ष परक। सेकेंड इज कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अर्थात अमूर्त या संप्रत्यात्मक। एब्स्ट्रैक्ट हो गया आपका अमूर्त तथा कंसेप्चुअल संप्रत्यात्मक। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेड थिंकिंग, अर्थात अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट वन इज डाइवर्टेड थिंकिंग, अर्थात अपसारी चिंतन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, अर्थात विमर्शी चिंतन। नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग, अर्थात सृजनात्मक चिंतन। एंड लास्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, अर्थात आलोचनात्मक चिंतन। आइए वन बाय वन हम देखते हैं कि ये जो थिंकिंग स्किल है इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 इज परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग। कंक्रीट जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, मूर्त, ठीक है। मूर्त थिंकिंग मीन्स कि जो कुछ भी सामने दिखाई दे रहा है, इसके साथ मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष परक परसेप्चुअल, ठीक है। जो भी सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिर्फ उसी के आधार पर सोचना, सिर्फ उसी के आधार पर जो है चिंतन करना, और जो भी वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक्चुअल में फैक्ट क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ जो सामने स्टिमुलस है, ठीक है, सिर्फ उसी को लेकर उसी के बारे में चिंतन करना। द बेसिस ऑफ दिस थिंकिंग इज परसेप्शन। अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार की चिंतन का आधार क्या है, सिर्फ परसेप्शन, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस परसेप्शन में कहीं ना कहीं सेंसेशन भी इंक्लूड होती है कि मीन्स जो भी हमें सामने दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, उसे हम किस तरह से फील कर रहे हैं, ठीक है, हमारी सेंसेस उसे किस तरह से फील कर रही हैं। एंड आफ्टर दैट हम अपनी सोच के आधार पर किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंक्रीट थिंकिंग। इसे मूर्त चिंतन भी कहा जाता है, एज इट इज कैरिड आउट ओवर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। जैसे कि हमने बात की, क्यों कहा जाता है इसे मूर्त चिंतन, क्योंकि इसमें जो भी सारा थिंकिंग का प्रोसेस है वो किसके ऊपर आधारित है, ऑन द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल और कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। मीन्स कि एक्चुअल में, वास्तविक रूप में जो कुछ भी परिस्थिति सामने दिखाई दे रही है, इवेंट्स सामने दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, पर्सन सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रेजेंट है उसे लेकर उसके बारे में सोचना, ठीक है। और आप इस टाइप की थिंकिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं यंग चिल्ड्रन, ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं, काफ़ी छोटे जो होते हैं, आप उनमें इस तरह की थिंकिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि जो कुछ भी उन्हें सामने दिखाई देता है, ठीक है, वो उसको लेकर उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट उन्हें सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसे लेकर उसके बारे में ही सोचेंगे, और उसके पीछे जो भी फैक्ट है, ठीक है, या उसके पीछे जो भी व्यू पॉइंट है, आइडिया है, उस तक उनकी सोच नहीं जाती, उस तक उनकी सोच नहीं पहुंच पाती, ठीक है, क्योंकि उनकी चिंतन का विकास उस लेवल तक नहीं होता, ठीक है। और जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू प्याजे कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, वैसे वैसे जो हमारा चिंतन है उसका विकास भी होता रहता है, ठीक है। तो ये थी आपकी परसेप्चुअल और कंक्रीट थिंकिंग, अर्थात मूर्त चिंतन, ठीक है, जो भी प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आधारित होता है। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट की बात की हमने, अमूर्त, ठीक है, मीन्स कि जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, मीन्स कि जो हमें एक्चुअल में वास्तविक रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, हम उसके बारे में चिंतन करें। इट डजंट रिक्वायर द परसेप्शन ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स. It is a type of thinking where we make use of concepts and ideas. Means इसमें हमें actual objects और events की आवश्यकता नहीं होती। ये किस तरह का चिंतन है जिसमें हम सिर्फ किसका यूज़ करते हैं, कुछ
अवधारणाओं का और कुछ विचारों का, ठीक है। और उसको लेकर जो भी थिंकिंग होती है हम उसके आधार पर जो है अपने विचार बनाते हैं, आइडियाज़ बनाते हैं। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज रिगार्डेड एज अ सुपीरियर टू परसेप्चुअल थिंकिंग। इसे परसेप्चुअल थिंकिंग की कंपेरेटिवली सुपीरियर माना जाता है एज इट लीड्स टू डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, क्योंकि जो थिंकिंग हमारे आइडियाज़ पर, हमारी सोच पर आधारित होगी, ठीक है, उससे वो किस चीज़ को डेवलप करती है, ठीक है, किस तरह के प्रोसेस को डेवलप करती है, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस, ठीक है, न्यू तरह के आइडियाज़ को भी क्रिएट करती है, ठीक है। सो तभी हमने कहा कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है इसे कहा जाता है सुपीरियर एज कंपेरेटिवली टू परसेप्चुअल थिंकिंग। एंड एब्स्ट्रैक्ट existing in thought or as an idea but not having a physical or concrete existence means abstract हमने अमूर्त इसलिए कहा कि अमूर्त से मतलब इस सोच से है, existing in thought जो हमारी थॉट्स में है, ठीक है, एक आइडिया के रूप में, एज एन आइडिया हमारे थॉट्स के रूप में है, बट एक्चुअल में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली भौतिक रूप से हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ उस चीज़ को लेकर हमारे माइंड में एक विचार सा है, उस विचार को लेकर जो भी हम चिंतन करते हैं वो किस में आता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन में, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी आ गई, मैंने आपको बताया था अभिसारी थिंकिंग, ठीक है। इट इज़ अ क्लोज्ड सिंगल पॉइंट थिंकिंग, हम इसे कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है सोच का, ठीक है। This follows the principle of convergence where the sun rays can be made to converge to a single point as a lens. मीन्स कि इसमें जो है अभिसारी, हम क्यों कहते हैं अभिसारी का सिद्धांत इसमें क्यों यूज़ किया गया है, लाइक द सन रेज, जिस तरह से कि सन की रेज, सूरज की जो किरणें हैं वो कन्वर्ज होकर, ठीक है, अभिसारी प्रोसेस से पास होकर एक सिंगल पॉइंट के रूप में मिल जाती हैं, ठीक है। उसी तरह से जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग भी होती है कि हम अपने सारे व्यू पॉइंट्स को जोड़ के, सारे आइडियाज़ को जोड़कर एक सिंगल सॉल्यूशंस अगर फाइंड आउट करते हैं। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज इन्वॉल्व इन सिचुएशन, इस टाइप की थिंकिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं विच रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन करेक्ट सॉल्यूशन और आंसर फॉर अ प्रॉब्लम, जहाँ पर हमें किसी क्वेश्चन का या किसी प्रॉब्लम का एक सिंगल आंसर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल आपको दिया है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में क्या होता है, 4 ऑप्शंस होती हैं, ठीक है, या फिर मोर देन 1 ऑप्शन होती है, ठीक है, एंड यू हैव टू चूज़ 1 करेक्ट आंसर, ठीक है, उसमें एक करेक्ट आंसर आपने चूज़ करना होता है। तो आप अपनी फॉर एग्जांपल आप उस सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी सारी सोच उस राइट आंसर को चूज़ करने के लिए लगा देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मीन्स कि वो उस टाइप की थिंकिंग जिसका मेन मोटिव क्या है, एक सिंगल सॉल्यूशन और सिंगल आंसर फाइंड आउट करना किसी क्वेश्चन का, किसी सिचुएशन का, किसी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग में, ठीक है। और आप ये भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मीन्स कि कन्वर्जेंट थिंकिंग हम वहाँ यूज़ करते हैं, और वी कैन से कन्वर्जेंट थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग इन विच a person reaches to some conclusion by using various type of informations, means कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का प्रयोग करके किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचना, ठीक है, ओके। तो ये थी हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसके अपोजिट है, इट इज़ ओपन पॉइंट थिंकिंग, ठीक है, ओपन पॉइंट थिंकिंग है ये। इट प्रमोट्स मेकिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम, इसमें है कि किसी समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जबकि कन्वर्जेंट में ऐसा नहीं था, ठीक है, उसमें किसी प्रॉब्लम का, किसी सिचुएशन का, किसी समस्या का केवल एक ही सॉल्यूशन होना होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ ब्रॉड स्कैनिंग ऑपरेशन, ठीक है। ब्रॉड स्कैनिंग ऑपरेशन मीन्स कि ये इसमें किस तरह का प्रोसेस है ये, जिसमें एक जो अवलोकन कह सकते हैं, हम व्याख्यात्मक कह सकते हैं, एक्सप्लेनेटिव कह सकते हैं, ये प्रोसेस एक विस्तृत रूप में होता है, ठीक है। द इंडिविजुअल टू मेक मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, इसमें कोई इंडिविजुअल उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे जो पॉसिबल संभावित सॉल्यूशन जो हैं उनके बारे में सोच सकता है। एंड दिस इज़ यूज फॉर क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशंस, और इसी
ये इसे कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉर क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशंस। ठीक है, मीन्स हम ये भी कह सकते हैं इसमें, इन डाइवर्जेंट थिंकिंग अ पर्सन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर थिंकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मीन्स कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोई पर्सन जब विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से उसके बारे में सोचता है, ठीक है, व्हेन ही थिंक्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, और he thinks regarding the different possible answers or solution to the problem। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से सोचता है और जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके, वो फाइंड आउट करने का प्रयास किया जाता है थ्रू द डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, अ पर्सन थिंक्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, विभिन्न प्रकार के डायरेक्शन से सोचना। अ पर्सन सर्चेज आउट वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। किसी एक समस्या के एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। ठीक है, और ये जो है मैनी सॉल्यूशंस आर डिस्कवर्ड, इसके थ्रू एक सिंगल सॉल्यूशन के बजाय बहुत सारे संभावित जो समाधान है वो फाइंड आउट की जा सकती है इस प्रकार की थिंकिंग के द्वारा। ओके, तो ये थी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव हमने कहा था विमर्शी थिंकिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव मीन्स कि इट इज़ अ हायर फॉर ऑफ थिंकिंग, इसे एक हायर लेवल कहा जाता है थिंकिंग का, और इट एम्स एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रादर देन सिंपल वंस। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को आपने ध्यान रखना है कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ बहुत ही किसी जटिल समस्या का समाधान चाहिए होता है। ठीक है, किसी सिंपल की साधारण समस्या के बजाय कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है उनका यूज़ किया जाता है। इट रिक्वायर्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस एंड फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन और रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल। मीन्स कि इसमें समस्या का समाधान खोजने के लिए जितने भी अनुभव हैं, ठीक है, उन्हें रीऑर्गेनाइज किया जाता है, उनका पुनर्गठन किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नए नए तरीके, ठीक है, फाइंडिंग न्यू वेज, उन्हें खोजा जाता है। और अगर उस समस्या के समाधान में कोई ऑब्स्टेकल है, कोई बैरियर है, कोई बाधा है, तो उसे रिमूव करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, एंड देयर इज एन इंसाइटफुल कॉग्निटिव अप्रोच इन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। और हम कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से प्रैक्टिकली व्यवहारिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि उस सोच को प्रैक्टिकली किस तरह से रूप देना है, व्यवहारिक किस तरह से यूज़ कर रहा है, बाय यूजिंग कॉग्निटिव अप्रोच, संज्ञान का यूज़ करके, प्रयोग करके किस तरह से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाएगा किसी भी समस्या का। इट कंसिडर्स logic into account where relevant facts are arranged in logical manner before reaching to conclusion। मीन्स कि इसमें इसका अर्थ ये है कि कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी कंसेप्ट है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है। बट यू हैव टू रिमेंबर इट कंसिस्ट लॉजिक, मीन्स कि एक तर्क के आधार पर जो फैक्ट्स हैं उन्हें अरेंज किया जाता है, आफ्टर दैट जो उसका कंक्लूजन है वो फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज रिलेटेड टू लॉजिक। ठीक है, इसमें लॉजिक का मेनली यूज़ किया जाता है। इट रिक्वायर्स टाइम बट रिजल्ट्स आर बेटर। मीन्स कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है उसमें टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके थ्रू जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी बेहतर प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी रिफ्लेक्टिव अर्थात विमर्शी थिंकिंग। नेक्स्ट इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग इसके नाम से ही स्पष्ट है, सृजनात्मक चिंतन। दिस इज एम टू क्रिएट समथिंग न्यू। इस थिंकिंग का मेन मोटिव क्या होता है, कुछ नया क्रिएट करना, ठीक है, कुछ नया सोचना, कोई नया समाधान सोचना। इट इज़ इन search of new relationship and association to describe and interpret the nature of things, events and situations। मीन्स कि इसका इट इज़ इन सर्च ऑफ न्यू रिलेशनशिप, मीन्स कि इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसमें हमेशा इस थिंकिंग के द्वारा ये खोज की जाती है कि हमारे आसपास नेचर में जितने भी थिंग्स हैं, जो भी हमें सामने दिखाई दे रहा है, इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको
किस तरह से उन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, किस तरह से उन्हें डिस्क्राइब किया जा सकता है इन अ न्यू वे। उनके बीच में किस तरह के संबंध जो है खोजे जा सकते हैं, किस तरह की एसोसिएशंस रिलेशनशिप्स फाइंड आउट की जा सकती हैं। ओके, एंड इट हेल्प्स इन क्रिएटिविटी एंड डिस्कवरी इन्वेंशन। इसमें भी सेम है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी में, सृजनात्मकता में हेल्प करती है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ठीक है, नाउ last one is critical thinking, a type of thinking that helps a person to step aside from his own personal belief, prejudices, and opinion in sort out of the facts and discover the truth even at the cost of basic belief system. मीन्स कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है आलोचनात्मक। इसमें किसी भी पर्सन के द्वारा अपने पर्सनल बिलीफ, अपने व्यक्तिगत जो विश्वास हैं उसे उन्हें साइड में रखा जाता है, उन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। प्रेजुडाइजेस, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जाता है। ठीक है, एंड ओपिनियंस टू सॉर्ट आउट द फैक्ट्स एंड डिस्कवर द ट्रूथ, मीन्स की सच्चाई को खोजने के लिए, ठीक है, सच्चाई को, ट्रूथ को डिस्कवर करने के लिए अपने बेसिक बिलीफ सिस्टम जो है उससे कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई जो समझौता है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को साइड में रखकर जो है फैक्ट्स, उनके बारे में सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है। Higher cognitive process which requires proper interpretations, analysis, evaluation and inference and explanation, means कि हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह का हायर कॉग्निटिव प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि जब हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, नेचुरली बात है, जब हम किसी की आलोचना कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें उस चीज़ से रिलेटेड सही या बुरे, अच्छे या बुरे की परख होना आवश्यक है। ठीक है, वो चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होगी तभी हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये एक हायर कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक उच्च लेवल का हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें हमें एक प्रॉपर, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक वे जो व्याख्या है उसकी, ठीक है, विश्लेषण की, मूल्यांकन की, ठीक है, इंटरफ्रेंस, किसी भी तरह के जो अगर हम किसी कंसेप्ट से रिलेटेड उसमें कोई भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई भी कमी निकाल रहे हैं या कुछ और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम उससे रिलेटेड व्याख्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, इन सिस्टमैटिक वे होनी चाहिए। लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन मीटिंग चैलेंजेस प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड प्रोफेशन। जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसे यूज़ किया जाता है मेनली प्रोफेशन और लाइफ से रिलेटेड जितने भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। ठीक है, मीन्स कि जहाँ पर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है हम उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो सही है उसे सामने रख रहे हैं, जो गलत है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये सब रिलेटेड किससे है, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग से, अर्थात आलोचनात्मक चिंतन से। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग स्किल। इसी के साथ हमारा जो थिंकिंग का कंसेप्ट है वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।